बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th बायोलॉजी से चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 8 और टॉपिक हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आज इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, कुछ लेवल हम देखेंगे। लेवल किसके देखेंगे? जानदारों के। हम जानदारों के लेवल देखेंगे कि जानदार कैसे बने थे, वो उसकी बनावट की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी, उसका जो जानदार बना था वो कैसे बना था, किस चीज़ से बना था और किस स्टेप तक जाके वो जानदार मुकम्मल तौर पर बन गया। जैसे हम बने हैं तो हम कभी भी डायरेक्ट बड़े हो के नहीं बने हैं, हम कई स्टेप से गुजरे हैं तब भी हम जाके बने हुए हैं। इसी तरह जितने भी जानदार हैं वो डायरेक्ट कभी भी नहीं बने, तो वो कई लेवल से गुजर के बने हुए हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि जितने भी जानदार हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई, हम उनके लेवल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक लेवल या फिर सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है। फिर मॉलिक्यूलर लेवल, तीसरे नंबर पर सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल, चौथे नंबर पर हम देखेंगे टिश्यू लेवल। फिर उसके बाद हम ऑर्गन लेवल पर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर लास्ट में हम देखेंगे इंडिविजुअल लेवल। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लेवल हम ख़त्म करेंगे उस लेवल को हम क्या करेंगे, उसको हम जो ग्रीन बॉक्स में उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। ग्रीन बॉक्स में उसको बंद करेंगे। तो सब एटॉमिक लेवल ज़रा हम देखते हैं। हम क्या कौन सा देखेंगे इससे पहले? सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल, या इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक लेवल हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक लेवल में हमारे पास तीन चीज़ें आते हैं। सब एटॉमिक लेवल में हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है प्रोटॉन, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है न्यूट्रॉन। इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक 100 से ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये वो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो अभी तक स्टेबल कंडीशन में पाए जाते हैं, जो बिल्कुल पूरे कंडीशन में पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पर नहीं पाया जाता है। ये हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, ये जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तब ये बनाते हैं एटम। तब ये क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। अब हमारे पास एटम क्या है? हमें तो पता है कि हमें ये चीज़ पता है कि सब एटॉमिक्स जो पार्टिकल्स है या लेवल है ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास एटम बनाते हैं। एटम का एक और डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि जो एटम है ये क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये क्या है? मैटर का सबसे छोटा ज़रा है। अब मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जो जगह भी घेरे। अब ये देखिए, ये मार्कर ने मेरे हाथ में क्या किया हुआ है? जगह घेरा हुआ है। तो वो चीज़ जो जगह भी घेरे और जिसका क्या वजन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जो एटम है ना, हम एटम का ज़रा इधर स्ट्रक्चर देखते हैं, या फिर हम ये यहाँ पे स्ट्रक्चर, चलो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या है? छोटा ज़रा विच डू नॉट ब्रेक डाउन एनीमोर, जो मज़ीद टूट नहीं सकता है। एटम इतना छोटा ज़रा होता है। लिहाजा आजकल मॉडर्न आप बायोलॉजी में देखें तो एटम मज़ीद उनके ज़रे होते हैं, वो मज़ीद आप छोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है? न्यूट्रॉन। ये तो एटम की ही ज़रे है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। ये आपके पास क्या एक एटम है, नॉर्मली कॉमनली ये वैसे एटम का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये एटम है। एटम में दो चीज़ें आते हैं। एटम के स्ट्रक्चर में एक आता है शेल, एक आता है न्यूक्लियस। जो शेल है, शेल पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। शेल पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इधर न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एटम भी हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हम जरा एक और चीज को भी देखते हैं। अब कई सारे जब एटम आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएगा? जब एटम आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा एलिमेंट। अब हमारे पास एलिमेंट क्या है? देखिए, एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एर्गोन वगैरह, ये सारे पास हमारे पास क्या, ये एलिमेंट है। अब तक जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 क्या है, ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पास इस दुनिया में। 118 एलिमेंट्स में जो हमारे पास ये 92 होते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल एलिमेंट। 92 हमारे पास क्या है? नेचुरल एलिमेंट। इन 92 में ये नेचुरल एलिमेंट का मतलब है कि ये वो एलिमेंट है जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, खासकर ज़मीन, पानी में और पहाड़ों की शक्ल में ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ये जो बकाया जो रह गए, ये काम भी ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में बनाए जाते हैं। नेचुरल एलिमेंट के बाद जो 16 एलिमेंट हैं उसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। 16 को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट। 16 को हम बायो। अब बायो एलिमेंट क्या है? जो 16 बायो मतलब लाइफ, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को कवर करते हैं, हमारे बॉडी। इन 16 में से अब कितने बायो एलिमेंट है हमारे पास? 16 बायो एलिमेंट्स है हमारे पास। 16 में जो 6 बायो एलिमेंट है, 6 बायो एलिमेंट जो है ये 99% हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है? 99% हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब 6 एलिमेंट में कौन कौन से हो सकते हैं? 6 एलिमेंट में हो सकता है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके नाइट्रोजन के बाद है कैल्शियम के बाद फिर है फास्फोरस। ये छः हमारे बॉडी में 99% पाए जाते हैं। उसमें से जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% पाया जाता है, 65% हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो कार्बन हमारे बॉडी में 18% पाया जाता है। हाइड्रोजन हमारे बॉडी में 10% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी है ये हमारी बॉडी में 3% पाया जाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में 2% पाया जाता है, और जो फास्फोरस हमारी बॉडी में है ये 1% पाया जाता है। अगर इन सब को आप प्लस करो तो ये बन जाते हैं 99%। तो ये हमारी बॉडी में कितने परसेंट पाया जाता है? 99% हमारी बॉडी में पाया जाता है। 6 एलिमेंट तो हमारे पास हो गए। जो बकाया 10 एलिमेंट है, जो बकाया 10 एलिमेंट है, 10 बायो एलिमेंट, ये भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 10 बायो एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में 1% हमारी बॉडी में पाया जाता है। कितने परसेंट? जस्ट 1% हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास जो 10 बायो एलिमेंट जो 1% हमारी बॉडी में पाए जाती है, कौन कौन से हैं? एक है कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन। हम ये देखते हैं कि कैल्शियम, इसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर पोटाशियम, इसके बाद हमारे पास है मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या हो गए ये। इसके बाद जिंक और आयोडीन, और इसके बाद हमारे पास आयरन, Fe आयरन। ये जो 10 हमारे पास है, ये 10 हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में 1% पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? बायो एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद
ये जो बायो एलिमेंट्स हमारे पास है, क्लियर है, ये 1% हमारे पास जो है 10 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो 99% है ये हमारे पास 6 बायो एलिमेंट है, ये हमारी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। इसके बाद ये हमारे पास हो गए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल जब काफ़ी सारे एटम्स क्या हो जाते हैं, एटम आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाता है, ये मॉलिक्यूलर लेवल आपस में बना लेते हैं। अब मॉलिक्यूलर लेवल हम जरा देखते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि जब कई सारे एटम्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे एटम्स? फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम हमारे पास है ऑक्सीजन, और एक एटम है हमारे पास फिर हाइड्रोजन। जब ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं, कैसे? ये तीनों हो गए कंबाइन, ये तीनों खुद ब खुद कंबाइन होती है, एक बॉन्ड के जरिए कंबाइन होती है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल या तो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मुख्तलिफ एटम को आपस में कंबाइन करते हैं, या तो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, या तो ये आपस में कंबाइन होते हैं, या तो फिर आयोनिक बॉन्ड के जरिए। कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम्स का शेयरिंग होता है, और आयोनिक बॉन्ड में जो 2 एटम हैं ये आपस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीटली डोनेट कर लेते हैं, अपना एटम दे देते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो को हम कहते हैं स्मॉल, मैक्रो को हम कहते हैं लार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, कम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट। ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकते हैं कि जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड, एमीन अमाइनो एसिड, ये हमारे पास किसके एग्जांपल है, माइक्रो मॉलिक्यूल। ये छोटे छोटे हमारे पास क्या है, दे और माइक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें, मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास हो सकते हैं स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह वगैरह, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिहाजा हमने ये देखा था कि एटम मिलकर क्या बना रहे थे, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास थे। इसके बाद हम अगली की बात करते हैं। अगले लेवल पर हमारे पास है सेल ऑर्गेनेलिस, ये वाला हमारे पास है सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल। सबसे पहले हम ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनेलिस। देखिए, जब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल को हम डिफाइन करते हैं थोड़ी देर में। ऑर्गेनेलिस क्या है, अब ये प्रेजेंट इन सेल, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या एक खास किरदार अदा करते हैं, खास काम किरदार अदा करते हैं, कहाँ पे, सेल के अंदर। तो ऑर्गेनेलिस स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और एक खास किरदार अदा करते हैं। अब खास किरदार क्या है, जितने भी ऑर्गेनेलिस है सेल के अंदर, ये कहा जाता है कि सेल के अंदर 9 ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। कितने ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं सेल के अंदर, 9 ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। ये 9 ऑर्गेनेलिस, हर ऑर्गेनेलिस दूसरे ऑर्गेनेलिस से अलग काम करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेलिस क्या करते हैं, ये ऑर्गेनेलिस इस सेल के अंदर होते हैं जो कि एक खास किरदार अदा करते हैं। कुछ ऑर्गेनेली की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन में इसका किरदार है। किसमें, सेलुलर रिस्पिरेशन से, जिसके नतीजे में
ये क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर एटीपी प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर जो जैसे कि एक ऑर्गेनेली हम ले लेंगे राइबोसोम। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेली है, किसके अंदर पाई जाती है, सेल के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का काम है कि क्या करना, प्रोटीन तैयार करना। तो सेल के लिए जो प्रोटीन तैयार करता है वो कौन है, वो राइबोसोम। इसी तरह न्यूक्लियस वगैरह भी है, 9 ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम सेल की बात करते हैं। जब कई ऑर्गेनेलीज, ये 9 ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन होकर एक साथ काम करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं सेल। अब सेल हमारे पास क्या है, सेल को हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करता है हमारे बॉडी में। मैं आपको एक, दुनिया में अगर कोई भी जानदार है तो उसके अंदर ज़रूर सेल होगा, क्योंकि हर जिंदा जानदार, हर जिंदा बॉडी सेल से बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, खरबों सेल पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। तो इसी तरह कुछ ऐसे भी जानदार है। अब ज़रा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सेल जो है ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनाता है, आँख, नाक, पाँव वगैरह बनाते हैं, और साथ में उससे फंक्शन मतलब काम भी करवाते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास सेल के लिहाज से हमारे पास 2 किस्म के जानदार हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऐसे जानदार हैं जिसके अंदर एक सेल पाया जाता है, वो जानदार है लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेल हैं। मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार है जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, मुख्तलिफ जानदारों की और भी बॉडी है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। ये हमारे पास सेल भी हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल की हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पर हमारे पास है टिश्यू लेवल। हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं। अब आपको एक अंदाज़ा हो चुका होगा, आपको क्या अंदाज़ा है कि जब कई सारे सेल्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, टिश्यू आपस में बनाएंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टिश्यू की। टिश्यू हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। जब भी कई सेल्स, एक नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स में बहुत सारे सेल रहते हैं, ये आपस में मिलेंगे, काम करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये टिश्यू बनाएगा। तो हम इसको द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू जो है एनिमल के अंदर भी होते हैं, टिश्यूज प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। एनिमल के टिश्यूज बहुत कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, और जो प्लांट के टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल सिंपल टिश्यू होते हैं। एनिमल्स के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, और इसके बाद है नर्वस टिश्यू, फिर इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो ये टिश्यूज़ हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक काम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि मस्कुलर टिश्यू मसल्स बनाते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बैरूनी लेयर और अंदरूनी लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन में पाए जाते हैं और हमारा स्किन बनाता है। ठीक है। और साथ साथ में ये खून जो हमारे RBC सुर्ख खून है उसके अंदर भी पाया जाता है। साथ साथ में जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के भी टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि जाइलम टिश्यू और साथ साथ में प्लोएम टिश्यू। जाइलम और प्लोएम टिश्यू का काम है कि पानी को और खुराक को पहुंचाना पौधों तक। ये पौधों के अंदर होते हैं ये वाली टिश्यू। इसको हम वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, इन टिश्यूज़ को हम कहते हैं। तो ये हमारे पास टिश्यू था।
इसके बाद हम मज़ीद आगे जाते हैं, अगले लेवल की तरफ बात करेंगे। जो अगला लेवल है ये हमारे पास ये है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल हमारा टॉपिक बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑर्गन लेवल की बात करते हैं। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन कहते हैं अज़ा को। जब एक टिश्यू नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, हम इसे कहते हैं जब ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ टिश्यू जब आपस में मिलेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो ये क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। लेकिन वो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है कि हैविंग रिलेटेड फंक्शन, हैविंग रिलेटेड फंक्शन। इसमें ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपस में मिलेंगे, क्या होंगे? टिश्यूज क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। एक टिश्यू नहीं, दो नहीं, बल्कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये टिश्यू आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा? एक ऑर्गन बनाएगा। और वो ऑर्गन, एक टिश्यू, तो ये क्या बनाएगा? ऑर्गन। और जितने भी टिश्यूज होंगे वो रिलेटेड, वो मिलते जुलते काम होंगे। वो जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे? मिलते जुलते काम, और जाके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन को हम कहते हैं अज़ा कहते हैं। क्लियर? अब कई सारे ऑर्गन्स आपके पास है। ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, और आपके पास किडनी है, लिवर है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है? ये सारे के सारे आपके पास ऑर्गन है, जो कि किस चीज़ से बने हुए हैं? मुख्तलिफ टिश्यूज से बने हुए हैं। हम एक ऑर्गन की बात करेंगे। जैसे हम एक ऑर्गन की बात करें, उस ऑर्गन का नाम है स्टमक। स्टमक का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ये स्टमक। अब स्टमक की जो है दो ओपनिंग होते हैं। एक ऐसा ओपनिंग जिससे खुराक अंदर आता है, और एक ऐसा ओपनिंग जिससे खुराक बाहर जाता है। जिससे खुराक अंदर आता है उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड। जिससे खुराक बाहर जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड। लेकिन स्टमक जो मैदा है, स्टमक के अंदर दो किस्म के टिश्यू इस्तेमाल हुए हैं। एक टिश्यू को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एक किस्म का और टिश्यू जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ग्लैंड सिक्रीट करता है। जैसे कि एक ग्लैंड कौन सा सिक्रीट करेगी? जैसे कि गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या सिक्रीट करेंगे? गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस से ये काम भी आएंगे, ये स्टमक के अंदर सिक्रीट हो जाएंगे, रिलीज करेंगे। अब गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस का काम है कि साथ साथ में ये खुराक को क्या करते हैं? खुराक को तोड़ते हैं, वो खुराक की ब्रेकडाउन करते हैं। ये हुआ नंबर 1 काम। गैस्ट्रिक जूस का दूसरा काम ये है कि जितने भी जरासीम जो खुराक में, जो आप फूड खाना खा रहे हो उसमें जितने भी जरासीम होते हैं, उस जरासीम को भी किल करते हैं गैस्ट्रिक जूस। मस्कुलर टिश्यू का मस्कुलर टिश्यू के दो काम हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब है फैलना। ये जो स्टमक है ये कंट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। जब ये सिकुड़ जाती है तो जितना भी खुराक होता है वो क्या हो जाता है? वो बाहर की तरफ चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर जब ये जैसे रिलैक्स हो जाती है तो जो प्रोक्सिमल एंड से उधर से खुराक अंदर आ जाती है, फिर खुराक निकल जाती है। तो ये किसकी वजह से? मस्कुलर टिश्यू की वजह से। मस्कुलर टिश्यू का इस दौरान एक और भी काम है। जितना भी फूड अंदर पड़ा हुआ है, तो जब ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो अंदर जितना भी फूड है तो उस फूड को ग्राइंड करते हैं, तोड़ते भी हैं, और साथ साथ में वो जो फूड है वो बाहर की तरफ निकाल भी देते हैं। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास ऑर्गन लेवल था, जो कि हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है? हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखिए, जब एक ऑर्गन नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स
हम इसमें क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम में हम इसका डेफिनेशन यूं करेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन से मुराद है कि मिलते जुलते काम। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, एक ऑर्गन नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऑर्गन काम करेंगे, और वो काम क्या होंगे, वो काम ऐसे काम करेंगे कि बिल्कुल मिलते जुलते काम हुए। जैसे कि एक ऑर्गन क्या करेगा, अब फर्ज करें आई एक ऑर्गन है, हम इसे देख सकते हैं, तो आई के बाद फिर ऐसा ऑर्गन अब इसमें इंक्लूड नहीं होगा कि एक देखने का काम करेगा एक सुनने का काम करेगा, तो ये मिलते जुलते काम है। मिलते जुलते काम ये आपको कैसे समझ आएगा, हमने यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये वाली एरिया है, ये माउथ मुंह है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी में फूड जाता है, खुराक, फूड, वो खुराक कहाँ पे चला जाता है, ओरल कैविटी के अंदर। ये जो अंदर एक कैविटी है, एक खाना आपको नजर आ रहा है, कैविटी के अंदर दांतों वगैरह की मदद से खुराक को चबाया जाता है, उस खुराक को पेरिंग्स की तरफ भेजा जाता है। पेरिंग्स के बाद फिर खुराक एसोफेगस की तरफ भेजा जाता है, फिर इसके बाद स्टमक के अंदर खुराक को दाखिल किया जाता है। स्टमक के अंदर भी इस खुराक को क्या किया जाता है, इस खुराक की तोड़फोड़ होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लिवर से बाइल जूस अंदर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इधर से पेंक्रियाज से भी एक जूस अंदर आ जाता है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक जूस, जो कि खुराक को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, खुराक को हजम करने का काम करते हैं, खुराक को तोड़ने का काम करते हैं। ये फिर साथ में क्या होगा, ये खुराक हजम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आएगा वो खुराक, और वो खुराक लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कहाँ भी चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, यहाँ पे बल्कि कई ऑर्गन्स हमारे पास आए, ऑर्गन नंबर 1, ऑर्गन नंबर 2, ऑर्गन नंबर 3, ऑर्गन नंबर 4, ऑर्गन नंबर 5, ऑर्गन नंबर 6, ऑर्गन नंबर 7, ऑर्गन नंबर 8। 8 ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, लेकिन ये ऑर्गन क्या करेंगे, ये ऑर्गन खुराक को, खाने को, फूड को हजम करने का काम करते हैं। हम इसको कहते हैं निज़ाम में, ठीक है। ये कौन सा निज़ाम है, ये ऐसा निज़ाम है जो खुराक को क्या करेंगे, हजम करेंगे। तो ये ऐसा सिस्टम है जो खुराक को हजम करेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी में 8 से 9 सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें खून पंप होता है, क्लियर है। एक हमारे पास है नर्वस सिस्टम, जिसमें मैसेजेस का काम होता है, क्लियर है। लास्ट में हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या हो, सिस्टम खत्म। इसी तरह एक सिस्टम नहीं, जैसे मैंने बताया नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें पेशाब बनता है, और रेस्पिरेटरी जिसमें सांस। तो जब कई सारे सिस्टम आपस में बनेंगे तो लास्ट में बनेगा जो इंडिविजुअल, क्या बनेगा लास्ट में, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के हम कहते हैं एक इंसान, एक जानदार, एक मुकम्मल। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो लास्ट में इंडिविजुअल बनेगा। लास्ट में क्या बनेगा, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में एक मुकम्मल इंसान बनेगा। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि एक मुकम्मल बॉडी काम करती है, एक मुकम्मल बॉडी वर्क करती है, और ये बॉडी एक साथ वर्क करती है, एक साथ काम करती है। अब फर्ज करें अगर मैं भाग रहा हूँ, तो भागने के दौरान क्या होगा, भागने के दौरान ये होगा कि मेरे मसल्स काम करेंगे। क्या काम करेंगे, मेरे मसल्स के साथ साथ जो मेरे लंग्स हैं, लंग्स भी काम करेंगे। लंग्स के बाद फिर अगर आप देखें, लंग्स क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन देगा, हमारे जो खून है उसके साथ साथ जो हार्ट बीट रेट है वो भी तेज़ हो जाएगा। फिर जो है हमारे जो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी क्या करती है, एक इंडिविजुअल लेवल पर मुकम्मल तौर पर काम करती है, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। फिर लास्ट में 2 चीज़ें मैं और भी बताता हूँ इसमें। इसके बाद इंडिविजुअल लेवल के बाद हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में ये होगा कि एक जैसे जानदार होंगे और वो एक साथ रहेंगे, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, आबादी। जैसे एक कमरे में 20 लड़के हैं तो एक पॉपुलेशन है, या एक कमरे में 200 परिंदे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। एक किस्म के जानदार एक जगह पे रहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारे पास आती है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल, जब
मुख्तलिफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन नहीं बल्कि बिल्ली है, कुत्ते हैं, इंसान है, क्लियर है, इसी तरह जैसे कि पौधे हैं, तो ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पर लास्ट हमारे पास है बायोस्फीयर, या लास्ट हमारे पास क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होगा, मुख्तलिफ कम्युनिटी आपस में मिलेगी, दुनिया जहां के जितने भी जानदार हैं, अगर वो जानदार ज़मीन पर रहते हैं इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो जितने भी जानदार ज़मीन पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो आज का टॉपिक बड़ा ज़रूर था, लेकिन इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन था।